ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार कुमारी सैलजा के प्रदेश में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जग जाहिर है। अक्सर दोनों एक दूसरे पर अपने बयानों से निशाना साधते रहे हैं, लेकिन बुधवार को चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो एक अजीबोगरीब बयान देकर सबको चौंका दिया। दो किस्म के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा। बारात का घोड़ा बारात में जाएगा, रेस का घोड़ा चुनाव लड़ेगा। इसमें क्या बात? अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के लिए मुख्यमंत्री साहब के दिल में कितना प्यार है, कितना सम्मान है। दरअसल माना यह जा रहा है कि कुमारी सैलजा ने राज्यसभा का टिकट मुख्यमंत्री के जबड़े से छीन कर लाया था, जिसे अपने चहेते फूलचंद मुलाना को दिलाने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने आलाकमान से पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उनकी एक न सुनी गई, बल्कि उल्टा उन्हें अपने धुर विरोधी सैलजा की नॉमिनेशन में रहने का फरमान सुनाया गया, वो भी कैबिनेट के साथ हंसते हुए। मुख्यमंत्री साहब ने भी ठीक वैसा ही किया और न चाहते हुए भी मीडिया के सामने अपनी बात भी कही, लेकिन चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अच्छा है, स्टेट की आवाज उठाएंगी वहाँ। जले भुने मुख्यमंत्री साहब अपना गुस्सा और नहीं पी सके। हर कोई भोले बाबा तो नहीं बन सकता, सबकी अपनी शक्ति होती है, क्षमता होती है। और सैलजा की नॉमिनेशन को 24 घंटा भी नहीं बीता कि उनका गुस्सा निकल पड़ा। दो किस्म के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा। बारात का घोड़ा बारात में जाएगा, रेस का घोड़ा चुनाव लड़ेगा। इसमें क्या बात? ये वही सैलजा है जिन्होंने 10 जनपद की परिक्रमा कर भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में अहम रोल अदा किया। लेकिन कुछ साल बाद अनबन का सिलसिला शुरू हुआ तो बात यहाँ तक पहुँच गई। 9 साल तक मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के बेताज बादशाह रहे, लेकिन सैलजा की नॉमिनेशन को वो अपनी बड़ी हार के रूप में देख रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदी के हाथों शिकस्त के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में साफ है कि उनका विरोधी खेमा भी चुप नहीं बैठेगा। मनोज कुमार, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। आशा शर्मा जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की घोषणाएं हो रही हैं, कैबिनेट बैठक हो रही है, लगातार ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं जो बिल्कुल चुनाव की तरफ दिखा रही हैं कि ये चुनाव आ गए, अब हम शुरू हो गए सब। पर यहाँ पे जिस तरह से खेमेबाजी की बात हर समय जो भी कांग्रेस नेता है वो हमेशा टालते रहते हैं, पर यहाँ पे जिस तरह के आपने सुना होगा जो मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा, उसके बाद खेमेबाजी की बात से कांग्रेस कैसे इनकार कर सकता है? मैं भी बहुत विचंभित हूँ। मुख्यमंत्री एक शालीन व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उनसे इस प्रकार की उम्मीद मैं नहीं करती कि वो ऐसा कहें, लेकिन ये सुना है, आपने यहाँ पे सुनाया है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमारी राज्यसभा एक बारात है क्या, कि जो वहाँ पे घोड़े भेजे जाएंगे बारात के? तो क्या उद्देश्य है, ये क्या कहने का है? क्योंकि राज्यसभा तो हमारे देश की वो सर्वोच्च सदन है जिसमें कि बहुत अनुभवी, प्रशिक्षित और सबसे बेहतरीन लोगों को वहाँ पे भेजा जाता है, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स के हिसाब से जिसे एक तरह कह दिया जाए। तो ये क्या इसमें तात्पर्य हुआ या क्या नहीं हुआ, ये मैं भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य सा हो रहा है कि ये क्या हुआ। दूसरी बात, वहाँ पर शैलजा जी को भेज करके हमारी सोनिया जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ कितना ध्यान देती हैं और महिलाओं के प्रति उनका क्या रुख और क्या रवैया है। अब कोई क्या सोचता है, ये उनका अपना वो है। शैलजा जी हमारे एक बड़ी स्तंभ है कांग्रेस पार्टी की और एक बहुत अनुभवी नेता हैं, और हम महिलाओं को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे, कमल जी बताइए। देखिए, अभी बहन जी ने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छी बात, शुरुआत तो बहुत अच्छी की और कहा भी कि भाई इन्होंने देखा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा वो बहुत गलत किया, और इस प्रकार की बात हम भी इससे बिल्कुल सहमति रखते हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक महिला के बारे में ऐसी ओछी बात कहनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो नहीं, पुरुष के बारे में भी नहीं कहना चाहिए, किसी भी महिला के बारे में, किसी के बारे में इस प्रकार की, और विशेषकर महिला के बारे में तो इस प्रकार का शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए। तो मैं बहन जी से सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये बताएं कि क्या इनको इस प्रकार का अधिकार नहीं है, कि क्या इनको इस तुरंत इस्तीफा नहीं देना चाहिए या माफी नहीं मांगनी चाहिए? अभी बहन जी बात कर रही हैं कांग्रेस में कि भाई बड़ी सोनिया जी ने बहुत बड़ा काम किया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का। एक तरफ तो इन्हीं ही की पार्टी के नेता महिलाओं के बारे में शोषण करते हैं, महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ बहन जी यहाँ बैठ करके कह रही है कि बहुत अच्छा काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये दोगली नीति कब तक चलेगी, ये आज जनता समझ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार का कार्य हो रहा है। जी को भेजा है। जेटली साहब यहाँ पे क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं। अब जिस तरह से बात करें कि हिसार में, जब अगर कल की बात करें, हम मंगलवार की बात करें, तो हिसार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्होंने जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड कहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद दूसरी पार्टी छोड़ के भी आते हैं। रही राजनीति है, ऐसे में इस तरह के शब्द, क्योंकि अगर कुमारी सैलजा की बात करें तो उनका कद बड़ा है, खुद केंद्रीय मंत्री थी और कल तक थी वो, उसके बाद इस्तीफा देख के वो फिर आई है यहाँ पे। ऐसे में उनको ये कहना और बाकी कांग्रेसियों को पूरी तरह से टाल ये क्योंकि उनको देखा गया है कि वो हमेशा मना कर रहे हैं कि हमारे में कोई खेमेबाजी गुटबाजी नहीं है। अब बिल्कुल साफ दरार दिख रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जैसा आशा जी ने बोला कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को जानवरों की पार्टी बताया। और चाहे वो घोड़ा बोलें चाहे गधा बोलें, ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा, जैसा आपने अभी रेफरेंस दिया कि माइग्रेटेड बर्ड्स की बात करी आपने, तो मुख्यमंत्री जी कि आज प्रॉब्लम ये है, उनकी मुसीबत बन गई है कि उनके पास अब रेस कोर्स तो रह ही नहीं गया, घोड़े तो बहुत दूर की बात है। और जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया घोड़ा बोल के, उनको घोड़ी बोलना चाहिए था, क्योंकि राज्यसभा में घोड़ा बारात में घोड़ी जाती है, घोड़ा नहीं जाता है। तो वो थोड़ा ही करेक्ट करना चाहिए था उनको अपनी बात को। और दूसरी बात बोलूँगा मैं, हम कल भी इसी बात पे भूषण साहब चर्चा कर रहे थे, हम यही बात कह रहे थे कि आज इनके पास लोकसभा के कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि लोकसभा लड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जी अब क्योंकि लोकसभा लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इनके पास कोई वजह नहीं रहेगी बोलने के लिए। अब इनके पास सिर्फ जो भी रह गया है वो बारात के घोड़े ही रह गए हैं। अब बारात के घोड़े कितनी देर तक चल सकते हैं, कितने राज्यों में इनका वर्चस्व रहेगा, वो अब इसके ऊपर डिसाइड करता है। मैं कल भी यही बात बोल के गया था कि अब ये कांग्रेस सरकार का जो सर्वाइवल है सिर्फ बारात के घोड़ों से ही होने वाला है, वो भी तब तक जब तक स्टेट में चुनाव नहीं हो जाते। उसके बाद ना तो इनके पास रेस कोर्स होगा ना घोड़े होंगे, सिर्फ बात। एक गरिमा है, शब्दों की गरिमा होती है। आप अपने पार्टी के बारे में और अपने पार्टी में एक अच्छे बड़े नेता के बारे में अगर आप कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि जिस तरह से ये शब्दों का चयन कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ये ठीक नहीं है? नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है। देखिए, बौखलाहट में आदमी कोई भी स्टेप उठा सकता है। आज बौखलाहट बहुत ज़्यादा है, उनको मालूम है कि हमारी सरकार जाने वाली है, हमारे पास लोकसभा के कैंडिडेट नहीं है। छोटे छोटे जो पार्षद के चुनाव भी लड़ने की तैयारी के लिए सोच रहे थे, उन्होंने भी अपना नामांकन, अपने बायोडाटा भेजने शुरू कर दिए लोकसभा के लिए। तो इतने बुरे हालातों के अंदर अगर उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं तो इसके लिए हमारे को कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि आज माहौल ही ऐसा हो चुका है जहाँ पे प्रधानमंत्री पद के दावेदार अपने वो बैकआउट कर गए हैं। मेरे को लगता है वो भी कहीं ना कहीं सब राज्यसभा ही ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर उनका गुस्सा जैसा आप दिखा रहे थे अभी और ऐसी भाषा का प्रयोग करना कोई बहुत हैरानी की बात। राजेश यादव जी, जिस तरह से बैकवर्ड कार्ड खेला कांग्रेस की तरफ से, एक बैकवर्ड कार्ड खेला गया है जो राज्यसभा में अगर कुमारी सैलजा जी को भेजकर खेला गया, तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे बौखलाहट, जिस तरह से कह रहे थे जेटली साहब, क्या लगता है कि ये बौखलाहट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, या फिर गुटबाजी को अब बिल्कुल मीडिया के सामने, लोगों के सामने बिल्कुल जग जाहिर कर दिए हैं इन लोगों ने? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि शैलजा जी है वो दलित नेता है, बैकवर्ड नहीं। इस सीट पे पहले ईश्वर सिंह जी थे, वो भी दलित थे। अब मतलब पिछड़ा वर्ग का जो कार्ड, पिछड़ा वर्ग, अब ये जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो कहा है, एक तो इन्होंने ये बता दिया है कि जो देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी बारात का घोड़ा है, क्योंकि वो राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सांसद है मनमोहन सिंह जी। दूसरी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
जब 2004 में ये हमारे राव साहब के साथ शहीदी दिवस समारोह में आए थे और इन्होंने ये कहा जी मैं आपके साथ हूँ, आप जैसे कहेंगे। उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बने तो सबसे बेचारे थे उस टाइम पे, इनको बेचारा समझ के मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनते के साथ इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो अपने समकक्ष या अपने से वरिष्ठ कांग्रेसी थे, जो पुराने कांग्रेसी थे, उन सबको किनारे लगाने शुरू कर दिया, उनको बिल्कुल मतलब इस हालात में पहुंचा दिया कि वो पार्टी छोड़ जाए। और दूसरा, जो लाखों एकड़ के जमीन के सौदे करके घोटाले करके पहली बार इस देश में हुआ था कि नेहरू परिवार किसी जमीन घोटाले में नेहरू परिवार का नाम आया, वो हरियाणा से ही आया। राहुल गांधी जी के नाम, प्रियंका वाड्रा जी के नाम, रॉबर्ट वाड्रा जी के नाम, सोनिया गांधी जी के ट्रस्ट के नाम जमीन उल्टी सीधी दे दी गई ताकि वो कंट्रोवर्सी पैदा हो। जो उस जमीन घोटाले थे उनसे 17-18 हज़ार केस हाई कोर्ट में गए और अब उनके निर्णय आने शुरू हो गए। रोहतक में 835 एकड़ का अधिग्रहण रद्द, गुड़गांव में 1394 एकड़ का अधिग्रहण रद्द, गुड़गांव के 2025 और 31 के मास्टर प्लान पे हाईकोर्ट की रोक। तो इन सब से अब उनको पता चल गया कि वो जो उन्होंने बीज बोए थे उनका फल काटने का अब समय आ गया। दूसरा, वो जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं कि ताकि वो एक दम है उनके अंदर, वो दिखा रहे हैं कि भाई हरियाणा में तो कांग्रेस हुड्डा की कांग्रेस है, हुड्डा की कांग्रेस के अलावा जो बाहर है वो कुछ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी जो उनकी कैबिनेट में जो बलात्कार के आरोप में, जो कत्ल के आरोप में, जो धोखाधड़ी के आरोप में, जो जेलों में बंद है और जो मुकदमे भुगत रहे हैं, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कभी एक शब्द नहीं बोला, उनके प्रति वो बिल्कुल शालीन है। जी, लेकिन जो उनके साथ मूल कांग्रेसी उनके लिए उनसे राजेश जी यहाँ पे आशा जी से जवाब ले लेते हैं। आशा जी, क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे, क्योंकि मैं कल भी हमारा जब चर्चा का विषय यही था कि अब 10 जनपद यहाँ पे एक न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, संतुलन को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल हुड्डा ही करीबी नहीं है, उनके और भी लोग हैं जो करीबी हैं, और ऐसे में शैलजा को वो टिकट देकर, शैलजा को राज्यसभा की तरफ अग्रसर कर एक तरह से हुड्डा को समझाया है कि केवल आप नहीं हो और गुटबाजी पे हमारी बहुत पैनी नज़र है और इससे आप बच नहीं सकते हैं। ऐसे में आज जो बयान है वो बिल्कुल लगता है कि वो बौखलाहट में दिया उन्होंने। आज का बयान मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बौखलाहट में दिया गया है, लेकिन हाँ, ये मैं अभी भी यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत शालीन बयान मुझको नहीं लगा है और इस तरह से बयान देने में हमारे मुख्यमंत्री को थोड़ा करना चाहिए था कि ऐसा ना हो। पर क्यों दिया गया है, किस रूप में दिया गया, क्योंकि एक तरफ शैलजा जी तो नहीं आई है, कांग्रेस से शैलजा जी आई हैं, तो दूसरी तरफ से वो कश्यप साहब भी उसमें आए हैं, तो ये ये किस प्रकार से ये दिया गया, कहा गया? देखिए, मैं इसको बहुत शब्दों में कहता हूँ क्योंकि इनको लगा, मुख्यमंत्री हुड्डा जी को लगा कि यहाँ पे जो मैदान में आते हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आम पब्लिक के वोट लेकर जीत के जाते हैं, उन्हें रेस का घोड़ा बता रहे हैं वो। बाकी जो, क्योंकि वहाँ पे घोड़े को दौड़ने की ज़रूरत नहीं, घोड़े को खींच के लेके जाते हैं बारात में, तो ऐसे में राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें वैसे गए हैं। तो ऐसे में जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो खुद राज्यसभा से हैं, तो ये तो एक तरह से जो कटाक्ष है वो सब पे किया है उन्होंने। अपने जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी पे भी कटाक्ष किया है। मैं जैसा अभी मैंने आपसे कहा था, मैं पुनः उसी बात को कहना चाहूँगी कि राज्यसभा में हमारे सबसे योग्य, अनुभवी और वो वहाँ पर जाते हैं जिनको कि विशेष रूप से मान सम्मान हमारी पार्टी के अंदर दिया जाता है। इसीलिए मैं अभी आपसे अभी भी कहा था, मैं पुनः कह रही हूँ कि किस तरह से किस उसके अंदर ये बयान दिया गया, ये तो मुख्यमंत्री जी इस पर उनसे पूछा गया था। मैं आपको सवाल बताया था, उनसे सीधा सीधा पूछा गया था कि शैलजा जी के राज्यसभा के तरफ जो उनको टिकट, वो नॉमिनेशन वो भरी हैं, नामांकन उन्होंने किया है, उस पर उनको टिप्पणी करने के लिए कहा गया था, तो ये उन्होंने जवाब दिया था। मैं कमल यादव जी, मैं आपको कमल यादव जी के पास आऊँगा। कमल यादव जी, देखिए यहाँ पे जिस तरह से शालीनता चली अपने जगह पे है, कभी कभी राजनीति में लोग शालीनता का ख्याल नहीं रखते हैं या फिर एक जो दायरा होता है उस दायरे को क्रॉस करने के लिए लगभग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो गुटबाजी है कांग्रेस की, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? क्योंकि बीजेपी के बारे में जब भी कांग्रेस बोलती है तो ये कहती है कि उनके पास तो 90 ऐसे लोग भी नहीं है जो 90 सीटों पर खड़े हो सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो किसी भी दल के गुटबाजी से कोई फायदा ले। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2014 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मंडल स्तर का और बूथ स्तर का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आने वाले चुनाव के लिए हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है, सारी तैयारियां हमने कर ली हैं और जनता के बीच में हम जाएंगे। इनकी गुटबाजी से हमने क्या लेना देना है?
इनकी गुटबाजी और इनके दिक्कत से तो आपके जो इधर अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा में आपको मजबूती मिली है, राव इंद्रजीत जी आपके पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कांग्रेस छोटी पार्टी नहीं है, उसके पास ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और परिवार बढ़ाने में हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं रही। कोई भी अच्छा आदमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आता है, कितना फायदा हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी अच्छा नेता जिसकी सोच अच्छी है, जो अच्छा काम करना चाहता है और उसको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत आती है, भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। राव इंद्रजीत सिंह जी पार्टी में आ रहे हैं 13 तारीख को, हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत सिंह के आने का हमें बिल्कुल फायदा मिलेगा, इसमें कोई शक भी नहीं है। जी जेटली साहब, जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो क्या लगता है कि गुटबाजी से, क्योंकि लगातार ये बात की जा रही है कि आपके जो 2 बड़े दिग्गज नेता हैं वो जेल में हैं अभी, और इसके कारण इन लोगों को हमेशा जो एक ज़मीनी स्तर पे एक संगठन की बात होती है वहाँ पे मजबूती इतनी नहीं मिल पा रही है या नहीं मिल सकेगी, भले ही चाहे उसको आपके नेताओं ने अच्छे से संभाल रखा हो या नहीं रखा हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर क्या लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी से आपको इसमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? भूषण साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्राइसिस के वक्त में भी जी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो नेता जुड़ रहे हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेता जिसको माइग्रेटेड बर्ड्स का नाम दिया है माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, वो इनके कभी तो बहुत मजबूत नेता कहलाते थे जब तक वो पार्टी में थे। आज वो जब इनकी पार्टी से जा चुके हैं, इनकी नीतियों से त्रस्त हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का सफाया तय है, इनको मालूम है कि अब कांग्रेस पार्टी का आगे वजूद नहीं रह गया है, तो उस वक्त पे ये इस तरीके की बातें फैला रहे हैं। आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब से क्राइसिस का वक्त आया है तब से हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही चला गया है। और आज अगर आप फिजिकली जाके देखेंगे, रूरल बेल्ट में जाके देखिए, अर्बन बेल्ट में जाके देखिए, हर आदमी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो उस वक्त में ये कहना राव इंद्रजीत की तरफ से भी कोई अभी ऐसी कोई सिग्नल मिल रहे हैं कि हो सकता है कि वो बीजेपी में ना जाके 13 तारीख, क्योंकि बहुत दिन है। देखिए, मैं वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, राव इंद्रजीत सिंह जी किस पार्टी में जाते हैं वो उनका अपना इशू है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल का अगर आप एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो हमारे से छोड़ के गया हो, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप परसेंटेज देखिए, चाहे वो लीडर्स की परसेंटेज हो, चाहे वो लोगों की परसेंटेज हो, वो दिन बर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। और इस वही वजह है, ये गुटबाजी नहीं है। आप इसको मैं दोबारा से आपको बोलना चाहूँगा, ये गुटबाजी नहीं है, ये बौखलाहट है, ये लास्ट मोमेंट है इनका। लास्ट मोमेंट में आप देखते हैं जब एक तरफ से गोल होते हैं, अब 7-8 गोल आपके ऊपर दाग दिए गए हैं और मात्र 1 मिनट बचा है, आप उसको रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप आपस में एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। समय ये वो माहौल बन गया है, ये उस माहौल को काउंटर कर रहे हैं। जेटली साहब, समय कम है। राजेश यादव जी, यहाँ पे क्योंकि अगर मौका परस्त अगर हम कहते हैं, किसी को महत्वाकांक्षी कहते हैं, अगर चुनाव को लेकर देखा जाए, चाहे किसी जगह से जीतने के लेकर बात हो, किसी राजनीतिक दल की बात हो, तो ऐसे में सब लोग अपने अपने चीज़ देखते हैं कि कहाँ से मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कहते हैं कि ये लोग जाएं जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, चाहे किसी तरह की और बात करें, तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि आपने भी मौका देखा, आप भी शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी कि हमारा जो कांग्रेस के साथ विरोध है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, मैं आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस को हाईजैक कर लिया और अपनी जेब की पार्टी बना लिया, उसके खिलाफ। पर आला कमान जो चाहता है वो आला कमान तक हमने हर स्तर पे अपनी बात उठाई। कोई ऐसा स्तर नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी से लेके उपाध्यक्ष जी से लेके और हर स्तर पे। और उसके बदले में हमें क्या मिला, एक प्रोटोकॉल होता है कि सांसद के क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार का, तो सांसद को मंच पे बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन हमें इतना प्रताड़ित किया गया कि हमें मंच पे बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। जो केंद्र सरकार की परियोजना थी रेलवे लाइन की, उसमें हमें इनविटेशन तक नहीं दिया गया। तो जानबूझ के हमें, दूसरा, हमारे क्षेत्र का जो सबसे ज़्यादा दक्षिणी हरियाणा का जो भट्टा बैठाया इन मुख्यमंत्री जी ने, पैसा और ज़मीनें तो लूट ली यहाँ से सारी, उद्योग के नाम में पे ज़मीन एक्वायर कर ली। लेकिन ये बताइए, उद्योग तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, समय बहुत कम है। दूसरा, ज़मीनों के नाम पे जो लिया। और हमारा तो एक उद्देश्य, हम कई सालों से कह रहे हैं कि भाई हम इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भ्रष्ट कांग्रेस को इस हरियाणा से जाना होगा, उसी के लिए जो विकल्प है वो उस विकल्प पे हम काम कर रहे हैं। और उसी के तहत बीजेपी ने कई प्रदेशों में सुशासन दिया है, और जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं उनके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो घोड़ों की बात है,
तो आपको बता याद दिला दूं, 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन वो थे लोकसभा के सदस्य। तो आप मौका मिले तो आप पूछिएगा कि वो अपने आप को किस चीज का घोड़ा मानते हैं, कि एक लोकसभा का सदस्य अगर जो मुख्यमंत्री बनता है तो वो किस चीज का घोड़ा होता है, ये आप उनसे जरूर पूछ लीजिए। नहीं, वहां तो खैर कोई बात नहीं, 2005 से 2009 है, 2009 से फिर 2013 खत्म हो गया, 2014 आ गया। अब इतने सालों के बाद 2013 में जाके आपकी नींद खुली कि नहीं अब हम यहाँ पे छोड़ देते हैं? नहीं, आप बात उठा रहे थे 2006 में गुड़गांव विकास प्राधिकरण के गठन से मामला शुरू कर लीजिए, कोई बात नहीं, चाहे कोटला झील का मामला हो, कोई बात नहीं, स्कूल का मामला हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला हो, हर स्तर पर हमारे साथ भेदभाव किया गया। और सबसे बड़ा भेदभाव, राव तुलाराम जी के नाम पे कॉमर्स कॉलेज की घोषणा करी गई 2011 में, और हमारे नेता को वहां पे इनविटेशन नहीं दिया गया। कॉलेज की जो 10 साल पहले जो जमीन अधिग्रहण हुआ था, जिसके लिए जमीन पे कोई लिटिगेशन नहीं था, और उस कॉलेज की ईंट तब लगी जब हमने आरटीआई के माध्यम से उसका पोल का खुलासा किया। उसके लिए 40 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन वो कॉलेज नहीं खोला क्योंकि वो उनके पूर्वज राव तुलाराम जी के नाम पे। राजेश जी, बात तो यहीं पर है कि उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो खत्म करके फिर से उपचुनाव ना हो जाए, इतने पूरा ध्यान रखा गया था। देखिए, मैं आपकी बात पे आऊंगा। देखिए समय कम है, जो आदेश किया उसके ऊपर काम किया। जी, जनता ने आदेश, बहुत लोगों को कर रही है जनता आदेश। खैर वहां पे रायशुमारी का आज एक नया फैशन चला है, देखते हैं रायशुमारी कितना फायदा पहुंचाती है आम जनता को। लेकिन जिस तरह से आशीष शर्मा जी, क्योंकि आखिरी आपसे जवाब हम लेंगे इसके बारे में, पहले एक छोटे से इसमें जान लेते हैं कि कमल जी, क्योंकि बात कर रहे हैं बहुत फ़ायदा होगा, आपने भी फ़ायदा देखा, सब मौका देखते हैं। राजेंद्र जी जब आ रहे थे, तो ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर फ़ायदा देख रहे हैं, वो खुद सरकार में, उनको लग रहा है कि अगर ये सारी घोषणाएं करते हैं और उनको पूरा कर देते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, तो उसमें गलती क्या है? देखिए, घोषणाएं करना, पहले छोटे शब्दों में, क्योंकि हमारे पास घोषणाएं करना और उनको अमली जामा पहनाना, दोनों में फ़र्क है। घोषणाएं तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से करते ही आ रहे हैं, उनमें से कितने काम पूरे हुए उसकी बात है, मेन बात है। मुख्यमंत्री जी श्वेत पत्र जारी करें, यहाँ के गुड़गांव के विधायक, बादशाहपुर क्षेत्र के विधायक श्वेत पत्र जारी करें, और मैं तो कहूँगा पूरे हरियाणा का एक श्वेत पत्र जारी करें, कितनी घोषणाएं हुई, कितने काम उनमें से हुए, कितनों पे काम आज तक शुरू भी नहीं हुआ, और कितने अभी अधर में लटके हुए हैं। चलिए, मेन बात ये है। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आशीष शर्मा जी, क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है, पर एक छोटे से आपका एक कमेंट जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इतने सारे दिक्कतों के बाद, 4 राज्यों में हार के बाद, अगर हम जाते हैं, अगर हरियाणा अगर चुनाव में जाती है, तो उसके बाद इस तरह की गुटबाजी कांग्रेस को कहीं लेके नहीं जा रही है? मैं आपसे कहना चाहूँगी, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ विचारों का अंतर हो सकता है। हमारे जितने भी नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं और बहुत योग्य और अनुभवी नेता हैं, तो हर एक की अपनी एक विचारधारा है, उसमें कुछ आपस में अगर इस तरह से हो जाए तो ठीक है, किसी तरह से गुटबाजी नहीं है। दूसरी बात, हम येन कैन प्राक्रेन काम करने वाले नहीं हैं। हमारा एक साध्य होता है, एक लक्ष्य होता है, एक नीति होती है और एक नियत होती है, और कांग्रेस पार्टी उसी के अनुसार कार्य करती है। और निश्चित रूप से भी इस बार भी हमें, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि अपने हित कल्याण के लिए जनता कांग्रेस पार्टी को। आशा जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि चर्चा में इतने ही, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर अभी तक। नमस्कार।